वेलकम एवरीवन। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं अपना इंटीजर प्रोग्रामिंग और इसमें एमसीक्यू करेंगे सीसीएस में जो आए हुए हैं 2014 से रिसेंट ईयर 2022 तक के। और ये चैप्टर में से सवाल आए हैं कम। कुल 45 क्वेश्चन हम छांट पाए इसमें 9 सालों के अंतराल में, यानी 5 का एवरेज आप मान सकते हैं। और इसमें रिपीटिशन ही बहुत सारा होता है, तो ये चैप्टर छोटा माना जाए और एक ऐसा चैप्टर है 5 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इसके फैच कर सकते हैं। हाँ, 5 ना, क्या क्या मैं कहूँ 3 या 4 तो आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसानी से। और जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं करा है ना अब तक भी, तो वो ये मान के चले कि आप 100% का नहीं करना, आपको 80% तक का करना है, तो आपके 60 इजीली आ जाएंगे, बिल्कुल गारंटी मैं ले रहा हूं इस बात की। अगर आपने ये एमसीक्यू कर लिए तो 60% तो आपके आने से को रोक नहीं पाएगा। उसके अलावा 75% ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। थोड़ी सी भी आप जान लगा देंगे, मतलब 60% तो उसके आ जाएंगे जो कह रहा है कि कितने भी आ जाए मेरे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने चाहा तो 60 आएंगे, ना फेल हो जाए तो भी। फेल तो हो ही नहीं सकता वो, जिसने एक एक बार ही सारे कर लिए, एक एक बार कर लिए हैं। कोई जबरदस्ती फेल होना चाहे तो अलग बात है, कॉपी खाली छोड़ जाओ वो तो। चलिए इस पे आते हैं क्वेश्चंस में। हाँ, इसमें एक चीज बता दूं, जो कल हमने एक चैप्टर किया था, कौन सा किया था, डुअलिटी वाला। डुअलिटी वाले में गलती से हमने 3-4 सवाल इसके अटेम्प्ट कर लिए थे। उसका कारण ये था कि इसमें भी जो है आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड इस्तेमाल होता है और वहां भी इस्तेमाल होता है, तो उस वजह से कुछ चीजें ऐसी हो गई। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो उस समय एक जगह मिक्स हो गए थे, तो खैर वो क्वेश्चन अब रिपीट हो जाएंगे इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम। IPP. IPP stands for integer programming problem. GP stands for goal programming. TP stands for transportation problem. LPP stands for linear programming problem. ये 3-4 एब्रिविएशंस तो आपको पता होनी ही चाहिए। आवर आंसर इज IPP। अब एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग का है, तो दिस क्वेश्चन इज वर्थलेस। या तो आप कहें इसे बेकार है, या फिर कहें अमूल्य है। क्योंकि आपको संग संग एक थॉट ये भी रखना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आपको थोड़ा पता है इंटीजर प्रोग्रामिंग के सवाल में से आ रहा है, तो उस समय ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक यू शुड नो कि कहां से है। तो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक ये मुश्किल से 40 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। और ये चाइनीज मैथमेटिशियन थे, A.H. लैंग, A.G. डॉयग, दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको टेक्निक को दिया था 1973 के आसपास, 1973-75 के आसपास दिया था। मैं तो पैदा ही हुआ था लगभग। चलिए जी, एज ए फर्स्ट स्टेप of integer programming problem algorithm is convert to maximization into minimization, to convert minimization into maximization, to convert less than equal to constraints into greater equal to type. एक्चुअली ये जो बात कर रहे हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, ये उस स्टेप की बात कर रहे हैं जहां पर आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में सॉल्व करते हैं, इसे सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं। तो वहां पर तो आपको पहले फंक्शन मैक्सिमाइजेशन चाहिए ही होता है, टू कन्वर्ट मिनिमाइजेशन इनटू मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कहीं नहीं है और नन ऑफ दीज में नहीं लूंगा। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को आपको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। और ये जो बेसिक नीड है ये सिंप्लेक्स मेथड की भी है, ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है जो कि इंटीजर हो ना हो उसका हम ख्याल नहीं रखते, जस्ट एक सॉल्यूशन आ जाए, बेसिक हो, फिजिबल हो और ऑप्टिमल हो। ये 3 क्वालिटी सॉल्यूशन की होनी चाहिए। तो उसके बाद में हम इंटीजर प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ चुका होता है। अब ऑप्टिमलिटी से हम इंटीजर फिजिबिलिटी तरफ रहते हैं। इंटीजर और फिजिबिलिटी वो दोनों चीजें मेंटेन करनी होती हैं। इफ ए प्रॉब्लम रिक्वायर्स द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स आपके वही x1 x2 x3, देन व्हिच ऑफ द मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व इट। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कह दिया, इट इज ऑलवेज इंटीजर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, हाँ एक चीज और, ये जो डिसीजन वेरिएबल्स वर्ड है ये गोल प्रोग्रामिंग में आपको बहुत यूज होता है। डिसीजन वेरिएबल्स वर्ड वहां यूज होते हैं जो गोल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे तब दिखाई देगा उसमें। इंटीजर प्रोग्रामिंग के लिए जो इंटीग्रल क्वांटिटी कह दी, इस पर स्ट्रेस देना है। ये क्वेश्चन वहां कंफ्यूजन हो जाता, अगर एग्जाम में आता ना, उन लोगों के लिए कंफ्यूजन वाला हो जाता, क्योंकि गोल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है हमेशा डिसीजन वेरिएबल। तो वहां इंटीजर पर ध्यान नहीं जाएगा, वहां डिसीजन वेरिएबल ध्यान जाएगा और लोग इसे लगाए आएंगे। तो इस पर भी ध्यान रखना कि जब आप गोल प्रोग्रामिंग कर लेंगे तब कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ज्ञान जब आने लगता है ना, कंफ्यूजन तब पैदा होता है। बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, या तो कंफ्यूजन होता है एक साधारण इंसान को जो बेचारा अभी
बड़े से छोटे से तो बड़ा हो गया है, अभी बड़ा तक हुआ नहीं है पूरा। तो वहां कंफ्यूजन होता है। जैसे आपकी जिंदगी है ना, अभी आपको पता ही नहीं है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो वो कंफ्यूजन बने रहते हैं। कभी भी कंफ्यूजन हो मुझसे आके डिस्कस कर लेना। द इंटीजर वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन आईपीपी। इंटीजर वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन आईपीपी। अब अगर मैं जाऊं इसके सवाल के जोर पर, तो वो तो आंसर चाहिए इसे। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम होती सब्जेक्टिव, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो ऑब्जेक्टिव है, हमें तो ये देखना है कि आंसर कौन सा वाला है इसका। चाहे तो ये सीधी उंगली से निकले, सर्दियां तो निकल ही आएगा, और गर्मियां हैं तो फिर सीधी उंगली से नहीं निकला, डुबोते रहो। फिर तो चम्मच चाहिए, नहीं? तो अब चम्मच ले लेते हैं, गर्मी का मौसम आ गया है। तो यहां पर आप देखिए, आपको अगर आंसर मैच करना है तो एक तो इंटीजर होने चाहिए। ये x1 है x2 है, इनमें से वो वाला आंसर होगा जो इन दोनों को तो सेटिस्फाई करे, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे दे। ठीक, यानी जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसका मान 8 से कम या बराबर रहे, 8 से कम या बराबर रहे। तो जैसे 1,2 है, तो 5 और 6 11 गलत, छोड़ देंगे इसे। भाई आपकी निगाह वाकई बहुत तेज है, आपने तुरंत प्रश्न पकड़ लिया है। 1,1, ये दोनों तुक्का इन्होंने मारा है। अच्छा, हाँ, 2,1 नहीं हो पाएगा, 2,1 यहाँ फेल हो जाएगा, 5 दूनी 10 देते रहे, ये तो है ही नहीं। तो डेफिनेटली ये डी वाला ऑप्शन देगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई दोनों कर देगा, और फिर एक ही है जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। डी वाला सेकंड वाला नहीं हो रहा, क्यों? छोटा तो आ रहा है, बराबर आने की कवायद नहीं है। छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, कोई अभी एक आ जाए। नेक्स्ट, कंसिडर आईपी। जो लोग यहां आ रहे हैं ना, और जो डेली आ रहे हैं, उनके 100 में से 90 से कम नहीं आने चाहिए। 100 में से 90 से कम नहीं आने चाहिए जो लोग यहां आ रहे हैं। और आ गए ना, बस हाँ, पूछूंगा आप लोगों से, झूठ थोड़ी बोलोगे। भाई जो यहाँ पर डेली आ रहे हैं और जिनका मुझे पता है घर पे भी डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे तो मुझे अपेक्षाएं हैं ही। बस 95, 100 बोलो ना। हाँ, 100% कह रहा हूँ, 90%। चलिए, कंसिडर आईपीपी टू मैक्सिमाइज जेड x1 प्लस 3x2 और सब्जेक्टेड टू -x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12 एंड इंटीजर्स, देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ x1 विल बी। तो पहले इसका हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना होगा। आप सिंपलेक्स टेक्निक से मत निकालना, तो सिंपलेक्स टेक्निक पे गए तो आप समझ रहे हैं कि पेज भी नहीं है आपके पास, एक तो पेज मिलना है सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर आप इसका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालो, उसमें इसका कोई रोल नहीं है, पहले इसका निकालो। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले आप एक ग्राफ इसके लिए ड्रॉ कर लें। x1 को 0 करा तो x2 का मान 2 आ गया, और x2 का मान 2 छोटे ही लेने पड़ेंगे। x1 का मान 0, तो x2 का मान 2, और x2 का मान 0 करा तो x1 का मान हो जाएगा -6, -6 इसका ले लें। x1 का मान 0, तो x2 का मान 12, और x2 का मान 0, x1 का मान 6। तो ठीक है, इसमें मैं 3-3 के टुकड़े ले लेता हूँ, या 2-2 के ले लेते हैं। x2 का मान 12 गया है, तो काफी बड़ा है। तो चलो जी, 6 और 12, 6 और 12, 6 और 12, 6 और 12 अंदाजे से लिया है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं। लग रहा है देखना ठीक ठीक सा। चलो, तो यहां पर ये लेते हैं 0,2, 0,2 कुछ यहाँ आ गया। फिर है आपके पास -6,0, क्या आ गया, इन दोनों को मिला देते हैं। क्या आया? फिर इसके बाद लीजिए x1 0, x2 12,
फिर x2 0, x1 6, ये मैंने 6 पे लिए हैं, 6 12, 6 12, -6 -12, -6 -12, तो आपको मिलाना है एक इसको और इससे। ये हमारे पास x1 x2 ऑल ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं जो रीजन आ रहा है हमारा वो ये वाला आ रहा है, दोनों नॉन नेगेटिव तो होने ही चाहिए थे, तो हमारा जो रीजन आया वो ये है। ठीक, अब इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये देखिए इंटीजर आ रहे हैं या नहीं, तीन तो कॉर्नर इंटीजर्स हैं ही, ये तो 0 0 है, ये आपका 0,2 था, और ये 6,0 है ही, और ये वाला जरा सॉल्व कर बताइए कितना आ रहा है, 30/7 और 24/7। थैंक यू। ये हो गया कुछ 4 से ज्यादा 4.2, और इसे ले लें 7 का 3.1 समथिंग। तो अगर x1 की बात करें तो x1 की वैल्यू आई 4.2, x1 की वैल्यू 4.2, तो x1 की वैल्यू या तो 4 से कम होनी चाहिए या 5 से ज्यादा, ये ध्यान रखें, 4 एंड समथिंग है, यानी कि 4 5 के बीच की वैल्यू है, तो x1 को हमें लेना है इंटीजर, तो या तो 4 से कम होगा या 5 से ज्यादा होगा, उस पोर्शन को छोड़ना होता है। यही ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक है जिसको कि और कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि दिमाग में क्या आता है यार ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय रिसर्च इट वाज गॉट कि अगर आप x1 x2 कॉम्बिनेशन को ले रहे हो तो फिर एक बार ज्यादा लो तो दूसरे वाले का अपने आप ही कुछ और वैल्यू आती है। तो ऐसे में वो तो खैर सब चीजें करने की हैं, तो यहां पर 4 या 5 दो इंटीजर वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम। तो आप देखिए जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, 5 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं ना, अगर 5 होता तब मुझे यहां पर इसकी सब प्रॉब्लम्स बनानी पड़ती और फिर उनका सॉल्यूशन मैं निकाल पाता, यानी एक स्टेज आगे जाते। बट टू बी वेरी थैंक्स ऑफ द एग्जामिनर कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो आपका अभी भी मतलब 4 5 मिनट तो ले ही गया है। हाँ जी, यस बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे, इनको इक्वलिटीज में चेंज करो, सॉल्व करो। इन्होंने मतलब कर लिया था, वी आर काइंड एनफ टू डैश डैश डैश, हाँ नाम कहने को मना किया इन्होंने। चलिए जी, ये 4, दिस इज करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, integer programming problem is a special type of linear programming problem in which some, none, all or some of the variable in the optimal solution are restricted to non-negative integer values। तो जिन्होंने चैप्टर थोड़ा सा किया है उनको पता है कि इसमें दो तरह की इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक होती है मिक्स्ड। ऑल वाली आसान है, जिन्होंने कहा पता है ऑल वाली आसान है, उसका जो गौमरी कंस्टेंट होता है वो भी काफी आसान होता है, उसका थोड़ा भारी भरकम है मिक्स्ड वाली का, क्योंकि आपको उसमें कम समय में ज्यादा काम करना है, तो वहां पर फॉर्मूला थोड़ा टाइट हो जाता है कि आपको कम से ज्यादा देगा, लेकिन वो फॉर्मूला टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा, क्योंकि आपको कुछ वेरिएबल चाहिए इंटीजर और कुछ नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए उनको तो रिलैक्सेशन मिल गया ना आपको, जिनके लिए चाहिए उनके लिए काम करना है, तो वहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा हैवी हो जाता है। खैर, तो यहां पर ये जो कह रहे हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच सम और ऑल, सम वाली आ गई तो मिक्स्ड हो गई, ऑल आ गई तो ऑल वाली है ही है, तो ये ऑल और सम दोनों को काउंट करेंगे। A symmetric procedure for solving an all IPP was first developed by घोमरी साहब हैं, हमारे तो घोमरी बोलते हैं ना, गर्मियों में डरते हैं लोग, घमौरी घमौरी, घमौरी, कुछ भी बोल दो क्या है इससे, ये सही है स्पेलिंग, गौमौरी स्पेलिंग सही है। आर ई का फुल फॉर्म हमें नहीं पता, हाँ आप चाहे नेट पे सर्च कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, कर सकते हैं। 1958 की बात है जब इन्होंने ये सब करा था, ठीक है। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, अच्छा गौमारीज कटिंग प्लेन मेथड, बहुत पाप लगेगा गौमारी नाम को बदनाम करोगे तो, कुछ भी नाम बोल रहे हो। मोदी साहब ने तो केवल इंडिया में करा जो करा है, ये वर्ल्ड लेवल की चीज चल रही है ना। तो ये हो गया 8वां सवाल। ब्रांच एंड बाउंड मेथड में बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ, बिल्कुल
अब मेरे ख्याल है रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, पहले वाले सवाल में देखा, यहाँ पर रिपीटेशन आ गया एक तरह से, एक तरह से कंप्यूटर अभी भी नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, बाय एडिंग द गोमोरिस कंस्ट्रेंट इक्वेशन एट द बॉटम ऑफ द ऑप्टिमल सिंपलेक्स टेबल द सॉल्यूशन द टेबल विल बी इनफिजिबल ऑप्टिमल एज। इसमें थोड़ी टाइट सिचुएशन उन्होंने कर दी है, क्योंकि अगर आप इसे देख रहे हैं या इससे, नहीं नहीं सही नहीं बनेगा। हाँ, ए वाला सही है, माइनस एफ बी शुड बी नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इसका मतलब ये लर्न करने वाली चीज है, लर्न इट। अभी तो ठीक है, जब 100 क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन पड़ा होगा तब दिक्कत आ सकती है। ब्रांच एंड बाउंड मेथड टू सॉल्व आईपीपी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, कौन सा? हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों का नाम है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर देयर? टू। एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय गोमोरिस कटिंग प्लेन मेथड। हाँ अब रिपीट होंगे, अभी ये क्या नॉन बिट आ गया। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ आईपीपी, आईपीपी ये मिसप्रिंट है, ये मान लें एलपीपी दिखे, एलपीपी ठीक है। द गोमोरिस कंस्टेंट इक्वेशन, वैसे आईपीपी करना चाहिए इसे, मैं आईपीपी कर दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं? हाँ ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये आप खैर इसको अब पहचान रहे हो सवाल को। एसिमेट्रिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन मतलब वो है जो रिपीट हो गया था, और एक्चुअली ये रिपीट हुए थे 2019 वाले पेपर में, तो खैर समझ सकते हैं 16 में आया है, फिर 19 में रिपीट हुआ है, ये आएगा 19 में भी है। Asymmetric procedure for solving an all IPP was first developed by, all IPP. Gomori. An integer programming problem is a LP, is a LPP, ठीक है, where all or some variables in the optimal solution are restricted to non-negative integers. Non-negative integers, integer में नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, इसको नहीं लेंगे फिर। रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसे इंटीजर ही लेना है, ठीक है। अब जैसे आपकी साबुन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, और आप साबुन बना रहे हैं, और आपने एक लॉट में देखा भाई आपको एक बॉक्स के अंदर 100 सोप्स पैक करने हैं, और आपके बन गए 101 पूरा, मतलब 100 पूरे बन गए, और एक आधा सोप भी बन गया, तो आधा सोप छोड़ना पड़ेगा ना आपको, आधा सोप वहां पैक नहीं कर सकते आप। तो आपकी जो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो अलाउ करेगी कि आप 100 डालेंगे, तो उस आधे को आप वेस्ट मान के चलोगे, आपको जो प्रॉफिट आएगा वो 100 में से ही आएगा। तो इसलिए इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी पास है। तो इसमें आपका क्या क्वेश्चन था, क्या कहते थे? रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, तो रेस्ट्रिक्टेड हमने कर दिया कि उसे इंटीजर ही लेना है, वरना तो आधा वाले घुसेड़ देते, भाई पैसे लगाओ इसके, तोल लो इसे कितना, आधा तोल लो, है ना, वो नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन है कि इंटीजर ही चाहिए, और ना हो रेस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, फिर तो आप पूरा सा बना के भर दो डिब्बे में, ठीक है कि नहीं। उसमें भी होता है वेट से जाएगा तो सही रहेगा, किलो वाले वेट में आते हैं ना, जैसे वॉशिंग पाउडर होते हैं वो भी किलो में आते हैं, ये थोड़ा ना भर के खुले में दे दिया। क्या रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड कहीं भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड का केस कहीं भी आ सकता है। एलपीपी जहां सिंपलेक्स स्टार्ट होगा वहां स्टार्ट है, वहां स्टार्ट है। हाँ बिल्कुल, समझ नहीं आया तो क्वेश्चन दिखा देना आप मेरे को। नेक्स्ट, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द आईपीपी, फिर से ये आईपीपी होना चाहिए, ये जरा ठीक कर लेंगे अपनी लिस्ट में, ये आईपीपी है। टू मैक्सिमाइज जेड, z is equal to 3x2 subjected to this condition and r integers, x1 is equal to 3 upon 5, x2 is equal to 13 upon 5। इन्होंने क्या आंसर दे दिया आपको, लास्ट सिंपलेक्स टेबल के लिए आपको आंसर अलॉट कर दिया है, इग्नोरिंग इंटीजर कंडीशन, मतलब ये लास्ट टेबल है जो टेबल आती है सबसे लास्ट वाली एलपीपी को सॉल्व करके। अरे फिर तो एलपीपी था ये, सही है, क्योंकि एलपीपी का सॉल्यूशन दिया है, ये सॉल्यूशन एलपीपी का दिया है, आईपीपी का सॉल्यूशन तो बाद में आएगा। तो यहाँ पर आईपीपी के सॉल्यूशन के लिए आपको इंटीजर वैल्यूज चाहिए, अब वो इंटीजर वैल्यूज आई नहीं है, यहाँ पर 13/5 13/5 आ गया है, इनका आपको देखना है एफ बी आई क्या होगा। एफ बी आई कैसे निकालते हैं, इसमें से आप फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे,
जैसे XB1 है आपके पास, थर्टीन अपॉन फाइव, तो 2 + 3/5, और यही XB2 का भी हाल है। तो जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा होता है उसे चूज करते हैं हम। फिलहाल दोनों सेम है, ठीक है, तो बाय प्रोटोकॉल आप फर्स्ट वाला चूज कर लीजिए, है ना। तो मान ली पहला वाला चूज किया मैंने। अब इसमें क्या होता है, जो फॉर्मूला चलता है यहां पर सिग्मा FBI और XI, FBI XJ लेते हैं, और जो J आता है वो J आपका लिया जाता है उन वेरिएबल्स के लिए जो बेसिस में एंटर नहीं किए थे। जैसे y1 y2 यानी x1 x2 यहां पर आ गए हैं बेसिस में, तो बचे कौन से, x3 x4 के करस्पॉन्डिंग। तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी इससे, इससे और इससे, इन दोनों से, ठीक है। तो x3 कोएफिशिएंट और x4 कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन तो लेना ही लेना है, तो माइनस का सिग्मा और FBI और XJ, और लेस देन इक्वल टू, ये आपका रहता है, कितना रहता है इसमें, FBI तो यहां रहेगा, FBI यहां रहता है YIJ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ YIJ। उसका नाम कुछ था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बताना जरा। फ्रैक्शनल पार्ट का नाम था ना यहाँ पर, FIJ, FIJ, ठीक है, FIJ, FIJ, और यहां पर J कंटेंट इन R कहते हैं, और R जो है उस सेट के सफिक्सेस को बताता है जो कि नॉन बेसिक वेरिएबल के हैं। तो R की वैल्यू फिलहाल मेरे पास 3,4 है, थर्ड और फोर्थ कॉलम लेने हैं मेरे को, ठीक है। तो अब यहां पर जब आप लेंगे J की वैल्यू 3 और 4 लेंगे, तो ith तो ये वाला हो गया, फर्स्ट वाला I की वैल्यू तो 1 हो गई इस समय, ठीक है। तो आपका जो FB1 है वो आ गया है आपका ये वाला, ये FB1 ले लूंगा मैं से। तो यहां पर जो FB1 है वो 3/5 है, और आपका जो F13 है, F13 यहां से निकलेगा, ये 1/5 साक्षात रखा हुआ है, 1/5 उठा लो इसे। फिर आपका F14, F14 लोगे तो -2/5, अब -2/5 फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव लेना होता है हमें, तो -2/5 में आप एक जोड़ दो और एक घटा दो, ये हो गया -1 + 3/5। तो जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट F14 बना, ये F14 बन गया है, ये 3/5 आ गया है, ये आया यहां से, आ जाएगी याद, वीडियो देख लेना नहीं तो दोबारा। F14 आ गया, F13 आ गया। अब जब इसको या इसको, भाई देखो ये वाला तो है नहीं, दोनों 5-5 आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि सारे नेगेटिव होने चाहिए, सारे ही नेगेटिव होने चाहिए, वरना काम नहीं करेगी ये, और नन ऑफ दिस पे बात की बात है। तो कुल मिला के सारा का सारा ध्यान इस पे जा रहा है, इसको मैं चेक करवा रहा हूँ आपको, सही है ये। तो यहाँ पर जैसे 1/5 आया, तो 1/5 F13 के लिए आया, मतलब इसका जो कंस्ट्रेंट बनेगा, स्पेस भी थोड़ा सा कम है, यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ, ये आएगा माइनस का F13 और X3, माइनस का F14 और X4, और लेस देन इक्वल टू FB1, ये आपका गोमरीज कंस्ट्रेंट बनेगा पहला वाला। तो यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं ये बन जाएगा, ये रहा 1/5, और फिर आपका ये 3/5, और 3/5 वो है ही, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने काफी ज्यादा काम करवा लिया इसमें, लेकिन बनता है, एक पेपर में ऐसा सवाल बनता है कि होना चाहिए, और फिर भी काफी रिलैक्स होकर कोशिश की गई है, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है, केवल आपसे ये चाहा है कि आप उस कंस्ट्रेंट को लिख के दिखा दो, इतना ही तो कहा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, इसीलिए बराबर मैं कह रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया होना चाहिए, एक एक का मतलब एक मतलब ये नहीं एक एक कर लो, सारे कर लो, सारे नहीं कर रहा हूं, एक एक तो कम से कम कर ही लो, हर तरह का। The infeasible solution obtained by the addition of Gomary's constraint equation to simplex table is changed to feasible optimal solution by using dual simplex. Four subproblems 1 to 4 for the solution of IPP to maximize this are integers. ये कल जो हमने सवाल गलती से अटेम्प्ट किया था वही वाला है ये। तो यहां पर देखिए, जैसे इन्होंने कहा, मैं फिर से दिखाता हूं सवाल को, यहां पर x1 के लिए 9.2, x2 के लिए 7.2, तो ये है 4.5, ये 3.5,
तो आपके पास जो x1 आना चाहिए, x1 4.5 है और x2 3.5 है, तो x1 होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x2 होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऐसा ये होना चाहिए। अब आप देखें ऑप्शन कौन सा वाला आ रहा है, शायद हमारा नन वाला आया था। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। आपकी देखिए एक प्रॉब्लम जो बनेगी, इन चारों के कॉम्बिनेशन बननी है, यानी आप x1 की एक वैल्यू ले लो। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनकी मैच करनी जरूरी नहीं है। x1 लेस देन इक्वल टू 4 और x2 लेस देन इक्वल टू 3। एक तो ये ले सकते हैं, ठीक है जी। फिर एक ले सकते हैं आप सेकंड, x1 लेस देन इक्वल टू 4 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर थर्ड, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x2 लेस देन इक्वल टू 3। फोर्थ, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब आप देखो इसे मैच कर रहा है क्या? अगर आप x1 को 4 से कम ले रहे हैं तो x2 3 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला ठीक है बन रहा है, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ x1 4 और x2 4 वो नहीं बन रहा, वो नहीं आ रहा। x1 4, हाँ सात वाला कहीं है ही नहीं, तो सात को तो जब दे रखा है, सात को तो दोनों छोड़ने पड़ेंगे। ये दोनों तो हट ही जाएंगे, ये और भी तो हट गए, क्योंकि सात का कोई रोल ही नहीं दिख रहा। फिर यहां पर आप देखें x1 और x2 लेस इक्वल टू 5, x2 5 तक पहुंचा ही नहीं है, ये भी गलत। तो इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। और फिर एमसीक्यू दिया है तो जल्दी से छटना चाहिए आंसर। अगर 4 प्रॉब्लम बना करके आंसर दे पा रहे तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए 4 प्रॉब्लम कौन कौन सी है, तो सही वाली भी दे देते। चलिए, branch and bound technique may be used for the solution of both Gomori's constraint for mixed integer programming problem, mixed. Now this question, मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको पूछा कम गया है, बताया ज्यादा गया है। तो यू शुड बी क्लेवर एनफ कि आपके पास ये सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर एक बार पढ़ाया आपने तो आप इसी को मार के आओगे, चाहे याद ना आ रहा हो। मिसप्रिंट हुआ तो मिसप्रिंट साथ तेरा ही है, मिसप्रिंट है तो मिसप्रिंट मान लेते हैं, मिसप्रिंट है, सही यही होगा। क्योंकि जो टेक्निकली जो फॉर्मूला है वो r प्लस आर माइनस के लिए चलता है। r प्लस जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव आ रहा है, भाई नेगेटिव आ रहा है वहां से उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द LPP टू मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस तीन दिए, x1 x2 r x1 x3 आर इंटीजर्स इज a ऑल LPP ऑल मिक्स्ड, ये IPP होना चाहिए। लो जी, अब बताओ कौन सा वाला है। देखना जरा कोई कमेंट्स वगैरह डाल रहा है इसमें चैट में, 2-3 लोग लगे हुए हैं। नॉन IPP क्यों? ये कह रहे हैं एक्स एक्स इंटीजर होने चाहिए, मिक्स ना हो गई। भाई x2 तो कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट, a symmetric procedure for solving an all integer programming problem was first developed by, एक ही है। branch and bound method to solve LPP was developed by, all integer programming problem can be solved by, all integer programming problem branch and bound। हाँ, हाँ गोमरी मेथड। वैसे तो ब्रांच एंड बाउंड भी पूरा बता सकता है, ये कहना गलत है। तो या तो इन्होंने कहा होता ए एंड सी, और फिलहाल तो गोबर भी लगाना पड़ेगा। पूछने वाले भी सही से नहीं पूछते हैं, वो बी ही होगा। हाँ मान सकता हूं मैं। अब जैसे आप समझ लो, आप समझ तो गए हो ना, इसलिए बात यह है कि आप सी बात समझ गए, भाई ए और सी लग रहा है तो ए और सी कर लो, उसे सही कर लो, नहीं तो आपको मालूम है फिर ए ही करेक्ट माना जाएगा इसमें। हाँ जी नेक्स्ट, ब्रांच एंड बाउंड मेथड मे बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ बोथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल प्रॉब्लम? टू।
The Comori's constraint equation used for the solution of LPP, given that f by positive fractional part, this. ठीक है, ठीक है, यही है एक्चुअली। ये m+1 जो लिखा है ना, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए आता है। m तो बेसिक वेरिएबल हो गए और बाकी n-m जो होते हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए m+1 से स्टार्ट हो रहा है ये काउंटिंग। यही है, हाँ जी। एक पीछे, एक पीछे, एक पीछे, और पीछे, और यही वाला। चलो जी, ये भी हो गया और ये भी हो गया और ये। इसके ऑप्शन थोड़ा इधर कर देने चाहिए थे, ये बहुत ज्यादा कोने में चला गया सारा क्वेश्चन। हाँ जी। द LPP टू मैक्सिमाइज दिस has optimal solution x1 x2 x4 which is in the third row. The second Gomori's constant equation will be second Gomori's constant equation. तो सेकंड में देखो xg2 लेना चाहिए, xg3 तो लोगे नहीं, xg2 स्टैंड फॉर सेकंड Gomori's constant। दूसरी बात, ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए थे, यहां पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दे रखा है, तो वी विल नॉट टेक दिस। ये हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आपका हाफ, जैसे कह रहा है ना थर्ड रो में दिया है, तो हाफ वो लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं इसी को लूँगा, या तो टेबल बनाओ इसकी पूरी तो क्लियरली सामने आएगी, और इसको लेके चल पड़ते हैं, हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, द इनफिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ द Gomori's constant टू ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल इज मेड फिजिबल बाय यूजिंग। पढ़ना ही नहीं है क्या लिखा है, डुअल सिंप्लेक्स है। हाँ, ऑप्शन पहले देखा, आंसर बाद में, मतलब क्वेश्चन बाद में। ब्रांच एंड बाउंड्री में भी यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ टी। A symmetric procedure for solving an all IP was first developed by 1958। कोई खास बात होती है 1958 में? नहीं, बोलना मुझे पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज से रिकॉर्ड होगी नहीं ना। वैसे मैं करने वाला हूँ, एक माइक दूंगा आप लोग हाथ में, आप भी उसमें गला फाड़ फाड़ के चिल्ला सकते हैं। For solving the IPV, which of the following method was first developed by H. Lang and H. Doig? ये पता है, कोई सवाल बता रहा था ना, एक काम वाली जो है भिंडी बेचती है, एक जो है मटर बेचती है। हमारी फिल्म अलग है। अच्छा तो इसलिए ना, आसान है। और सबसे अच्छा जब लगेगा 2023 में आएगा। 23 में तो आप बहुत मतलब प्रशंसा करने वाले हो पेपर बनाने वाले की। A linear programming problem is said to be an integer programming problem if what? At least one of the variable is optimal. In optimal solution are restricted to have non-negative integral values. At least one. कम से कम एक तो हो। How many types of integer programming problems are there? An IPP can be solved by using the method. A symmetric procedure for solving an all IPP was first developed by. Branch and bound method to solve IP was first developed by. Was first branch and bound. ठीक है। How many types of IPP are there? कितनी बार ये पूछेगा? A solution which satisfies the constraint of given IPP was also satisfies the constraint given by obtained by adding, subtracting, or two or more constraint by multiplying by constant given by. ये फिर से पढ़ना चाहिए। A solution which satisfies the constraints of the given IPP also satisfies other constraints obtained by adding or subtracting two or more constraints or multiplying by constant given below. ये एक्चुअली इसका क्वेश्चन नहीं है, लेट मी टेल यू, दिस इज फ्रॉम सेंसिटिविटी, गलती से आ गया ये। तो वहां करेंगे इसको, यू हैव टू kill this question here. How many types of integer programming problems are there? Two. A symmetric procedure for solving an all IPP was first developed by 1958। अब तो समझ गए आप लोग 40 की। A LPP in which some or all the variables must take non-negative integral values is called IPP। ठीक, हाँ, some or all, ठीक है।
branch and bound technique may be used for the solution of full programming A and B. Branch and bound method to solve integer problem was developed by बस लास्ट. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जी. 22 में एक आया है क्यों? ये ना 22 का, ये ना 22 का, ये ना 22 का, ये भी तो 22 का है. देखना, देखो 5 का एवरेज है, 5 का एवरेज है. ओके, गुड डे एवरीवन.